नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये आरबीआई के द्वारा जो 6 अगस्त को वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स अनाउंस की गई थी, हम उसे डिटेल में समझेंगे कि क्या है ये वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग और किन किन एंटिटीज पे एप्लीकेबल है। इसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसे होगा। अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रेस झेल रहे हो कोविड के चलते, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी हो सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। आइए इसे विस्तार में समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स क्लियर द बेसिक्स। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब लोन्स को वापस से पुनर्गठन करना, उसका इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस लाना। जैसे अगर लोन अमाउंट पे 8% इंटरेस्ट रेट था तो उसे 7% कर देना, या उस आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट का लोन पीरियड बढ़ा देना। अगर 5 साल का लोन पीरियड था तो उसे 9 साल कर देना। अब इसका पर्पस क्या है? लोन रीस्ट्रक्चरिंग बोरोअर से पैसा वसूलने में बहुत मदद करता है। अगर बोरोअर एक टाइम उन लोन्स को चुका नहीं पा रहा है, तो जितने भी बोरोअर के ऑब्लिगेशंस होते हैं वो पूरे किए जा सकते हैं। लेंडर्स समझते हैं कि ऐसे सिचुएशन में जब बोरोअर डिफॉल्ट कर जाता है तो पूरा पैसा आना मुश्किल है। बोरोअर का शायद बिजनेस नहीं चल रहा हो, या इकोनॉमी में सीरियस डिमांड क्रंच हो, तो इसके वजह से वो किश्ते टाइम पर नहीं भर पा रहा है, जिसे लेजिट डिफॉल्ट या ऑनेस्ट डिफॉल्ट भी कहते हैं। एंड इसके चलते पूरा लोन अमाउंट आने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। तो इससे बेटर है कि वाद संवाद करके एक प्रॉपर लोन की रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, ताकि जो बोरोअर है वो सही ढंग से अपना लोन लेंडर को चुका पाए। और ये प्रोसेस दोनों बोरोअर और लेंडर के लिए विन विन सिचुएशन होता है। बोरोअर अपने कन्वीनियंट के हिसाब से पैसे चुका सकता है, और लेंडर का सारा पैसा कम से कम लॉस में तो नहीं जाएगा। लोन रीस्ट्रक्चरिंग एक रेजोल्यूशन प्लान के द्वारा की जाती है। अब ये रेजोल्यूशन प्लान बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रेजोल्यूशन स्ट्रेटजी बनाई जाती है बोरोअर और लेंडर के बीच में, ताकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने एंड रेजोल्यूशन पे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो। अब जैसे कि आप जानते हैं कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग के बाद कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स की थी। मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है, तो अगर आपको एक ओवरव्यू चाहिए उन अनाउंसमेंट्स का, तो आप इस वीडियो को इस चैनल पे देख सकते हैं। एमपीसी अगस्त के नाम से सर्च कीजिएगा। अब आरबीआई ने इतने सारे मेजर्स क्यों लिए? इसका क्या पर्पस है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि महामारी की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी का पट्टा बैठ गया है, और डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया को काफी चोट पहुंचने वाली है। लोन डिफॉल्ट की संभावना काफी बढ़ेगी, ऐसा आरबीआई ने खुद एक्सेप्ट किया है। आरबीआई की लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि ग्रॉस एनपीए रेशो, यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंकों के ये साल के मार्च के महीने में 8.5% से लेकर 12.5% तक जा सकता है अगले साल के मार्च महीने में, और वर्स्ट के सिनेरियो में ये नंबर 14.7% भी जा सकता है। बैंकों का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो, जिसे क्रार भी कहा जाता है, वो 14.6% से लेकर 13.3% तक गिरने की संभावना है, और वर्स्ट के सिनेरियो ये रेशियो 11.8% तक भी जा सकता है। मतलब अगर रिस्की एसेट्स डिनोमिनेटर में बढ़ेंगे और कैपिटल न्यूमरेटर में माइल्ड चेंज लाएगा या कुछ चेंज ही नहीं लाएगा, तो ये रेशियो का नीचे जाना बनता ही है। ये बैंकों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ये ग्रॉस एनपीए रेशो ये साल के मार्च के महीने में 11.3% था, एंड ये 15.2% तक की बढ़ोतरी दिखा सकता है मार्च 2021 में। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का ये रेशो रिलेटिवली कम है, पर फिर भी उनके ग्रॉस एनपीए रेशो की बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये रेशो 4.2% से 7.3% तक जा सकता है आने वाले एक साल में। अब अगर हम सेक्टर वाइज ग्रॉस एनपीए रेशो देखें, तो साफ साफ दिखता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के ये साल ग्रॉस एनपीए सबसे ज्यादा है, 14.1% है। पिछले साल के मुकाबले इंडस्ट्रियल ग्रॉस एनपीए तो कम है, ये फिगर 17.5% था एफआई 2019 में और 22.8% था एफआई 2018 में। सर्विसेज और रिटेल सेक्टर की बात करें तो दोनों के ग्रॉस एनपीएस पिछले साल के मुकाबले बढ़े। सर्विस सेक्टर का 5.2% से लेकर 7.2% तक का ग्रॉस एनपीए रेशियो हो गया है,
और रिटेल का 1.8% से लेकर 2% हो गया है। इसी के चलते आरबीआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिया है, वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग करने का। कोविड 19 के महामारी के चलते बिजनेसेस बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, तो जिन कंपनीज ने लोन लिए हैं उनका डिफॉल्ट या एनपीए होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसी संभावना को कम करने के लिए आरबीआई ने वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग लाई है, कॉर्पोरेट लोन्स, एमएसएमई लोन्स और पर्सनल लोन्स के लिए। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। अब हर एक का फ्रेमवर्क अलग है, तो फ्रेमवर्क समझने से पहले इन सेगमेंट्स के लोन मॉरिटोरियम के फिगर पे एक ग्लैंस मार दिया जाए। If we talk about the public sector banks, 28.8% of the total customers from corporates account for 58% of the total outstanding PSB bank loans. Same अगर हम private sector banks की बात करें तो 20.9% of the total MSMEs customers from private banks account for 42.5% of the total outstanding private sector bank loans. And again, if we consider PSBs, तो उसमें 80.3% of the total customers who are individuals like you and me account for 80% of the total outstanding debt in public sector banks. तो इस तरह बड़ी अच्छी तरीके से हर एक का बाइफिकेशन दिया गया है। आप अपने रेफरेंस के लिए इसे जरूर देख लीजिएगा। अब चलिए एक एक सेगमेंट के फ्रेमवर्क पे आते हैं। अब कॉर्पोरेट अकाउंट्स का फ्रेमवर्क में फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटीज, गवर्नमेंट बॉडीज इंक्लूडिंग सेंट्रल एंड स्टेट एंड लोकल बॉडीज जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इस फ्रेमवर्क में एलिजिबल नहीं होंगे। ये फ्रेमवर्क इन बॉडीज के लिए है ही नहीं। अब कॉर्पोरेट अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स एलिजिबल हो गए? जो ऑनेस्टली स्ट्रेस्ड है कोविड के वजह से, यानी कोविड स्पेसिफिकली मार्च के महीने में जो भी कंपनीज को इकोनॉमिकली अफेक्ट कर गया था वही अकाउंट्स एलिजिबल है। तो एज ऑफ मार्च 1, 2020 वही अकाउंट्स एलिजिबल है जो 30 दिन से ज्यादा डिफॉल्ट कैटेगरी में नहीं हो। बाकी जितने भी स्ट्रेस्ड अकाउंट्स हैं वो सारे जून 2019 फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे। अब ये वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग प्लान 31 दिसंबर 2020 के पहले सैंक्शन हो जाना चाहिए। यानी जितने भी एलिजिबल स्ट्रेस्ड बोरोर्स है उन्हें एक रेजोल्यूशन प्लान ये साल के 31 दिसंबर से पहले इन्वोक करना पड़ेगा, और उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ये रेजोल्यूशन प्लान 180 डेज यानी 6 महीने में इंप्लीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर 31 दिसंबर का सैंक्शन है तो 31 जून 2021 के पहले ये रेजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट होगा। इन केस ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंट्स जो लेंडर्स है उन्हें एडिशनल 10% की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी रेजोल्यूशन प्लान के बाद, यानी लेंडर्स को डिफॉल्ट वैल्यू का 10% पैसा साइड में रखना पड़ेगा प्रोविजनिंग के रूप में। और सैंक्शन होने के बाद जो भी लेंडर्स 30 दिन के अंदर अगर आईसीए साइन नहीं करते तो उन्हें 20% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अब आईसीए क्या होता है? आईसीए यानी इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट दो या दो से ज्यादा लेंडर्स के बीच में साइन की जाती है जिनका बोरोर एक ही रहता है, एंड वो लेंडर्स डिसाइड करते हैं कि कैसे इन टैंडम साथ में काम किया जाए जिससे कि टाइमली रीपेमेंट हो सके बोरोर के थ्रू। अब ये रेजोल्यूशन प्लान के इंप्लीमेंटेशन होने के बाद वो अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट कंसिडर किया जाएगा, यानी एनपीए कंसिडर नहीं किया जाएगा, नॉर्मल अकाउंट ही ट्रीट किया जाएगा। इस फ्रेमवर्क में कॉर्पोरेट अकाउंट्स के लिए लोन टेनर यानी लोन पीरियड 2 साल से ज्यादा एक्सीड नहीं किया जाएगा। समझो अगर 2 करोड़ का लोन 6 साल में पे करना है तो वो मैक्स लोन पीरियड 8 साल का बन सकता है। 8 साल में 2 करोड़ का लोन चुकाना है, 8 साल से ज्यादा की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं हो सकती। अब अगर लोन किसी और एसेट क्लास इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो पोस्ट रेजोल्यूशन डेट का ही पार्ट होगा। अगर कन्वर्जन नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में होता है तो वो डेट का पोर्शन ₹1 तक का डिप्रिशिएट कर दिया जाएगा, यानी राइट डाउन कर दिया जाएगा। अब अगर कोई भी लोन एग्रीमेंट में मल्टीपल बैंक्स इन्वॉल्व हो या काफी बैंकों ने मिलकर एक बोरोवर को पैसा दिया है जिसे कंसोर्टियम बैंकिंग भी कहते हैं, तो उस केस में एक एस्क्रो अकाउंट के थ्रू ट्रांजैक्शन होगा। बोरोवर अपना पेमेंट और बैंक्स अपनी डिसबर्समेंट्स एक अकाउंट के थ्रू कंप्लीट करेगी, जो कि कोई भी एक बैंक जो लोन देने में शामिल हो उस बोरोवर को, वो इस एस्क्रो अकाउंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। अब अगर मानो लेंडर्स ने 100 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन दिया है तो उन अकाउंट्स को एक इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवैल्यूएशन करवाना पड़ेगा ऑथोराइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से।
और जो लार्ज लोन्स है 1500 करोड़ से ज्यादा, उसे केवी कामत की कमेटी उस रेजोल्यूशन प्लान को परखेगी और रिकमेंडेशन देगी आरबीआई को। अब आइए पर्सनल अकाउंट्स के फ्रेमवर्क पे। इसमें भी सेम चीज है कॉर्पोरेट अकाउंट्स की तरह रीस्ट्रक्चरिंग की एलिजिबिलिटी को लेके, यानी एज ऑफ मार्च 1 2020 वही पर्सनल अकाउंट्स रीस्ट्रक्चरिंग के लिए एलिजिबल है जो 30 दिन से ज्यादा डिफॉल्ट कैटेगरी में ना हो। एंड इसके चलते जो एलिजिबल बोरोअर्स के अकाउंट्स है वो एनपीए क्लासिफाई नहीं होने चाहिए, वो स्टैंडर्ड अकाउंट क्लासिफाई होने चाहिए जब तक रेजोल्यूशन प्लान का सैंक्शन नहीं होता। जरूरी नहीं है कि सैंक्शन होने के बाद ही इन अकाउंट्स को स्टैंडर्ड अकाउंट्स क्लासिफाई किया जाएगा। और ये वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग का सैंक्शनिंग इवन फॉर पर्सनल अकाउंट्स 31 दिसंबर 2020 के पहले हो जाना चाहिए एंड उसे इंप्लीमेंट 90 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट अकाउंट्स का इंप्लीमेंटेशन 180 दिन था, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा, बट यहाँ पर्सनल अकाउंट्स के लिए 3 महीने की मोहलत है, यानी 180 डेज की मोहलत है। अब लेंडर्स को पर्सनल अकाउंट्स के केस में प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी और वो प्रोविजनिंग वैल्यू इन दोनों में से ज्यादा वैल्यू जो रहेगी वही कंसिडर की जाएगी। Now, RBI has essentially allowed reversal of provisioning after the individual borrower pays more than 20% of the outstanding debt. अब इन प्रोविजंस को बैंक्स इनकम शो कर सकती है अगर बोरोअर ने इन प्रोविजंस का 20% भी पे कर दिया। यानी अगर बैंकों के द्वारा प्रोविजनिंग अमाउंट 1 करोड़ है तो 50 लाख पे 20% यानी 10 लाख बोरोअर ने अपफ्रंट पे कर दिया रेजोल्यूशन प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के तुरंत बाद, तो ये 50 लाख की प्रोविजनिंग बैंक्स इनकम दिखा सकती है। एंड अगेन अगर सेकेंड हाफ की प्रोविजनिंग अमाउंट जैसे 50 लाख जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर 10% बोरोअर पे करता है यानी 5 लाख रुपए, तो वो बाकी का 50 लाख भी बैंक इनकम शो कर सकता है। अब पर्सनल अकाउंट्स की प्रोविजनिंग में जो रेजोल्यूशन प्लान है उसमें पेमेंट्स की रीस्केड्यूलिंग हो सकती है या इंटरेस्ट पेमेंट्स में एडजस्टमेंट्स की जा सकती है या फिर मॉरिटोरियम भी ग्रांट किया जा सकता है बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द बोरोअर्स, और ये मॉरिटोरियम 2 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। अब आते हैं एमएसएमईज के फ्रेमवर्क पे। इसकी एलिजिबिलिटी पर्सनल और कॉर्पोरेट अकाउंट्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी अलग है। आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 25 करोड़ से ज्यादा है तो एमएसएमईज एलिजिबल ही नहीं है ये स्कीम में। रीस्ट्रक्चरिंग प्लान्स एमएसएमईज के लिए 31 मार्च 2021 के पहले इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हमने पर्सनल अकाउंट्स और कॉर्पोरेट अकाउंट्स के लिए क्या देखा था? पर्सनल अकाउंट्स को इंप्लीमेंट 3 महीने में करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट इट हैज बीन सैंक्शनड, और कॉर्पोरेट अकाउंट्स को 6 महीने में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अगेन फ्रॉम द डेट इट हैज बीन सैंक्शनड। अब ये चीज सेम ही है जो कोविड की वजह से अफेक्टेड हुए हैं, यानी उन्हीं लेजिट ऑनेस्ट एमएसएमईज को ये स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। और जो बोरोअर्स है उन्हें जीएसटी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अब जो एमएसएमईज जीएसटी रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट है तो उनके लिए ये रूल मायने नहीं रखता। अब प्रोविजन क्राइटेरिया में बैंकों ने जितना प्रोविजनिंग एमएसएमईज के लिए कर रखा था उसके ऊपर और 5% एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। और एसेट क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो अगर एमएसएमईज के अकाउंट एनपीए में गए होंगे 2 मार्च 2020 से लेकर रेजोल्यूशन प्लान के इंप्लीमेंटेशन तक, तो वो सारे अकाउंट्स जो एनपीए अकाउंट्स बन गए थे वो स्टैंडर्ड अकाउंट्स में अपग्रेड कर जाएंगे, यानी स्टैंडर्ड अकाउंट्स माने जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये था आरबीआई की वन टाइम डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स कॉर्पोरेट, एमएसएमईज और इंडिविजुअल्स को लेके। जानने से पहले एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। व्हाई इज दिस स्कीम नॉट एप्लीकेबल टू एनबीएफसीज? आपको क्या लगता है कि सरकार ने इस स्कीम में एनबीएफसीज को शामिल क्यों नहीं किया? क्या सरकार एनबीएफसीज के लिए अलग स्कीम लाएगी? आपके विचार आप कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हैं। लेट्स हैव अ हेल्दी डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम पीटी फैमिली। मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।